आज का हमारा टॉपिक है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। यानी कि जो पल्मोनरी के अंदर यानी लंग्स के अंदर जो भी लंबे समय तक किसी भी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शंस आने के कारण जो बीमारी पैदा हो जाती है या लंग्स काम नहीं करता, तो उस डिजीज़ को हम बोलते हैं क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। यानी लंग्स के अंदर अगर किसी भी कारण से ऑब्स्ट्रक्शंस पैदा होने लग जाए और उस ऑब्स्ट्रक्शन के कारण लंग्स या उससे जुड़ी हुई संरचनाएं अपना काम करना कम कर दे या बंद कर दे, तो ऐसा कोई भी कारण वो सब कुछ उसके अंदर आ जाएगा क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। यानी किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शंस बस पैदा होना चाहिए। ऑब्स्ट्रक्शंस कहीं पर भी हो सकता है, उसके रूट में या मेन लंग्स में भी हो सकता है। अगर ऑब्स्ट्रक्शंस की बात करें तो हमारा लंग्स है, देखिए अगर तो ये हमारा लंग्स रहा। अगर हम ध्यान से ज़रा देखें तो यहाँ से ये ट्रेकिया निकला, राइट। ये ट्रेकिया फिर आगे डिवाइड कर जाता है इस तरह से, और ये हमारा पूरा लंग्स वाला पार्ट होता है। ठीक उसी तरह दूसरा हमारा इस तरफ ऐसे लंग्स बन जाता है। अगर कहीं किसी भी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन, कहने का मतलब है इस लंग्स के अंदर अल्वेलाई है, या तो अल्वियोलर लेवल पे कहीं ऑब्स्ट्रक्शंस आए, राइट, या फिर इसका जो वेस्कुलर लेवल है, वेस्कुलर यानी जहाँ पे इसके ट्यूब है, ट्यूबुलर लेवल पे कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है। दैट मीन्स ट्यूब यानी कि ब्रोंकस, ये तो ब्रोंकस हो गया, ट्रेकिया हो गया। ये इस ट्रेकिया के अंदर हो या इस ब्रोंकस के अंदर हो, चाहे प्राइमरी ब्रोंकस हो, सेकेंडरी ब्रोंकस हो या टर्सरी ब्रोंकस के अंदर, यानी इस पूरे ट्यूब के अंदर चाहे ट्रेकिया हो, चाहे ब्रोंकस हो, चाहे अल्वियोलर हो, यानी ट्यूबुलर केसेस में चाहे ये ट्रेकिया में कहीं दिक्कत है या फिर ब्रोंकस में दिक्कत है, अगर इसमें कहीं ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है या नैरो हो रहा है, कुछ आके चिपक गया है, कैंसर है, कहीं ऑब्स्ट्रक्शंस, किसी कारण से भी ऑब्स्ट्रक्शंस हो, तो इस पूरे ऑब्स्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ जो डिजीज़ कहलाएगा, इसको हम बोलेंगे क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। और ऐसा ऑब्स्ट्रक्शंस जो धीरे धीरे डेवलप हुआ हो और काफ़ी लंबे समय तक बना रहा हो, जिसके कारण सांस लेने में तकलीफ़ होना, बलगम निकलना, और सांस से जुड़ा हुआ जितनी परेशानी है, दम फूलना, दम घुटना, सांस लेने या छोड़ने में परेशानी होना, ये सारे लक्षण के साथ वो जन्मा हो या दिखता हो, या उसमें कहीं ब्लीडिंग भी आता हो कफ लेने पे। तो ये ऑब्स्ट्रक्शंस मेन क्या है, ये इसका नाम सही है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स, क्रोनिक का मतलब होता है पुराना, लंबे समय से, और ऑब्स्ट्रक्टिव कहने का मतलब होता है एक ऐसा चीज़ जो ऑब्स्ट्रक्शन से पैदा होता हो, जो रुकावट से पैदा होता हो। तो इस रुकावट में पैदा होने के लिए या रुकावट से पैदा होने के लिए कहाँ कहाँ रुकावट हो सकता है। ये तो रहा नोज आपके, ये नोज यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से आपने एयर लेना शुरू किया, यहाँ से लेकर यहाँ लंग्स तक आता है, यही एक्सचेंज हुआ। लंग्स का और इस ये नोज का बीच का जो कनेक्शन है यही पूरा है ना। तो यहाँ से लेके ये पूरा ये ट्रेकिया में कहीं आ जाए या ब्रोंकस में आ जाए, या फिर जो लंग्स के छोटे छोटे अल्वियोलाई है, इस अल्वियोलाई में कहीं ऑब्स्ट्रक्शंस आ जाए। अगर इसमें किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शंस आता है तो हम उसको बोलेंगे क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। अब हम उस ऑब्स्ट्रक्शन को अगर ध्यान में देखें तो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन किस किस तरह का आ सकता है। अगर हम यहाँ पे ट्रेकिया लेवल पे या फिर हम ब्रोंकस लेवल पे बात करें, यानी कि जो भी ट्यूबुलर पार्ट है, इसमें ऑब्स्ट्रक्शन किस तरह क्या हो सकता है। पहला चीज़ ये हो सकता है कि हमने सांस लिया और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर नेजल रूट या ओरल रूट से हमने इनहेल किया, सांस लिया और सांस के थ्रू चला गया। अगर ट्रेकिया में जाके चिपक गया, वहाँ जाके रुक गया, तो ट्रेकिया को क्या करेगा, इन्फ्लेम कर देगा। इन्फ्लामेशन होगा तो ये ट्रेकिया में अंदर क्या होगा, जैसे इन्फ्लामेशन होगा इसकी दीवारों को, तो ये तो सूजन होगा। इन्फ्लामेशन का एक सिम्टम सूजन भी है, दर्द भी है। जब ये सूजन कराएगा तो क्या होगा, इसकी जो लेयरें हैं, इसकी जो ट्यूब है वो पतला हो जाएगा ना। अब सांस लेने में भी परेशानी और सांस छोड़ने में भी परेशानी, तो उसको सांस लेने और सांस छोड़ने में परेशानी होगा तो उसका दम नहीं फूलेगा। यानी कि अगर कहीं ट्रेकिया में अगर कोई दिक्कत आता है तो भी उसका दम फूलेगा, दर्द भी होगा। दूसरा चीज़ क्या है,
कफ निकलेगा। अब इस ट्रेकिया में सूजन आ रखा है, कुछ आके यहाँ पे जमा हुआ है, तो हमारा बॉडी का एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है जिसको बाहर निकालना चाहता है। अपना एक मैकेनिज्म होता है, फिजिकल मैकेनिज्म या यूँ कहोगे मैकेनिकल मैकेनिज्म। उस मैकेनिकल मैकेनिज्म का इस्तेमाल करके उसे बाहर निकालने की कोशिश करेगा, तो बार बार खांसी आएगी। और बार बार खांसी आने के कारण ये पूरा लेयर हमने मालूम है इन्फ्लेम कर गया। यहाँ से तेज़ी से एयर पास हो रहा हो तो यहाँ से तो घर्षण होकर फ्रिक्शन इसके ऊपर लगेगा, यानी घसर के जाएगा इसके ऊपर। जैसे घसरते हुए यानी कि फ्रिक्शन लगते हुए जब जाएगा तो इसके जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको रप्चर कर देगा। रप्चर करेगा तो म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर जो आर्टरी की सप्लाई है इसके ऊपर ये क्या हो जाएगा, रप्चर होगा। जब आर्टरी की सप्लाई रप्चर होगी या वेनुल की सप्लाई रप्चर होगी, दैट मीन्स ब्लीडिंग शुरू होगी। तो ज़्यादा लंबे समय तक अगर खांस रहे हैं तो ब्लीडिंग भी आ सकती है, ठीक है ना। तो ब्लीडिंग का एक कॉज ये भी है। कफ निकलने के कारण ये है कि जब यहाँ पे इन्फ्लामेशन होगा तो म्यूकस का सिक्रेशन होगा, पानी निकलेगा ना उस सेल के अंदर से। अब वही पानी जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के अंडर में आता है और वही पानी आएगा तो बाद में बलगम का रूप ले लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे चाहे ट्यूबुलर लेवल पे ऑब्स्ट्रक्शंस है, चाहे ट्रेकिया में हो चाहे ब्रोंकस में हो, ये पूरा इसका ये कारण है। दूसरा इसमें पहला चीज़ तो पहला रहा इन्फेक्शन। दूसरा कारण क्या हो सकता है, दूसरा कारण ये हो सकता है कि कोई नियोप्लाज्म हो, नियोप्लेसिया हो जाए, दैट मीन्स कोई कैंसर हो जाए, बिनाइन कैंसर हो या मैलिग्नेंट कैंसर हो। अगर बिनाइन कैंसर होगा तो लोकलाइज होगा, यहाँ पे होगा। जब बिनाइन कैंसर हो जाएगा तब तो यहाँ पे होता गांठ बनाना शुरू करेगा, गांठ बना देगा, यहाँ पे सेल का ग्रोथ ओवर ग्रोथ कर देगा। अब क्या होगा इस केसेस में, जो इसकी जो पाइप है वो हो जाएगी पतली। अब ये गांठ भर जाएगा नहीं, अब इसको पतला कर देगा, सांस लेने और सांस छोड़ने में दिक्कत होगा। जितना ऑक्सीजन यहाँ पे चाहिए एक्सचेंज के लिए उतना मिलेगा नहीं, या कार्बन डाइऑक्साइड जितना चाहिए भेजने के लिए उतना जा ही नहीं पाएगा, तो वहाँ पे अब दिक्कत होगा। और इस तरह की जो दिक्कतें आती है कोई एक बार में नहीं आती और एक समय पे नहीं आती, काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, ठीक है। तो पहला चीज़ तो ये रहा इन्फेक्शन। दूसरा कारण रहा कोई नियोप्लेसिया, यानी दैट मीन्स कोई कैंसरस का कोई सेल है वो एक्टिव हो गया हो, चाहे वो आपका मैलिग्नेंट हो या बिनाइन हो। तीसरा कॉज क्या हो सकता है, तीसरा कॉज जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो होता है कोई केमिकल इरिटेंट। और केमिकल इरिटेंट का मतलब क्या है, केमिकल इरिटेंट में दो चीज़ें आती है। पहली वो चीज़ जो स्मोकिंग हम करते हैं या कोई स्मोकिंग के अंदर जो भी हम स्मोक में लेते हैं स्मोकिंग के टाइम पे, तो उस स्मोक के अंदर एक केमिकल होता है। जब भी हम किसी चीज़ को या किसी आदमी को आपने देखा होगा जब वो स्मोक करता है तो जलाता है ना, जब भी बर्निंग की जाती है तो उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं, हीट पैदा होती है, केमिकल रिएक्शन के कारण केमिकल का कन्वर्जन होता है। वो केमिकल ऐसे होते हैं जो यहाँ के जितने भी सेल है उस सभी को ट्रिगर करते हुए जाता है, वो इरिटेट करता है इस पूरे पाथवे को। और अंदर में इरिटेट करने के कारण यहाँ पे एक बार में धीरे 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 यहाँ के जितने सेल हैं वो हो सकता है उसके अंदर म्यूटेशन कर देता है, या फिर म्यूटेशन ना करे तो ऐसा इरिटेट कर देता है कि बार बार उसको इन्फ्लेम करता रहता है। और कोई चीज़ बार बार इरिटेट होता है, जैसे कि मान लो अगर किसी व्यक्ति को ही आप किसी चीज़ से बार बार इरिटेट करोगे तो परेशान नहीं हो जाता, यानी उसका काम करने का जो तरीका होता है उसके ऊपर हैम्पर पड़ता है ना, यानी उसका आउटपुट उतना बढ़िया से वो दे नहीं पाता। वो आदमी जितना अच्छे से अपना काम को कर सकता है, उसका रिजल्ट जितना बेहतर आ सकता है, अगर उसको बार बार इरिटेट करोगे परेशान करोगे तो नहीं कर सकता है, उसके अंदर चेंजेज आते हैं। दैट मीन्स इसके अंदर जो भी केमिकल इरिटेंट होता है, जो हमें स्मोकिंग करते हैं वो सारा केमिकल इरिटेंट होता है और सभी को यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं पर भी इरिटेशन पैदा कर सकता है। वो यहाँ के सेल है उसको कैंसर सेल में बदल सकता है, म्यूटेशन करा सकता है। तो स्मोक एक सबसे बड़ा खतरा होता है। दूसरा, जो बहुत सारे ऐसे वर्कर होते हैं जो कोल माइंस या फिर सीमेंट की फैक्ट्री जैसे या फिर बेलदारी वगैरह काम, इस तरह से जो काम करते हैं जहाँ पे धूल कण का निकलना ज़्यादा होता है, सिलाई की फैक्ट्री में काम करने वाले लोग जहाँ पे बहुत सारे धूल कण निकलते होते, कपड़े के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो सारे के सारे इरिटेंट होते हैं और फाइनली जाके इन सब को इरिटेट करते हैं। पहला चीज़ तो ये हो गया, यानी इरिटेंट के तौर पे स्मोकिंग का केमिकल हो सकता है,
दैट मीन्स कोई ड्रग हो सकता है, कोई नारकोटिक ड्रग हो सकता है, या फिर कोई अदर फिजिकल पार्टिकल जैसे कि डस्ट हो गया, सीमेंट पार्टिकल हो गए, या फिर कपड़े का कोई कण हो गया, या फिर कोई और चीज़ हो सकता है। ठीक है ना। तो यानी इसके जो मेन कॉज है इरिटेशन पैदा करने का ट्यूबुलर लेवल पे, चाहे ट्रिकिया में हो या ब्रोंकस में हो, वो ये है, एक तो इरिटेंट, उसमें दो चीज़, स्मोकर या बाहर का कोई दूसरा इरिटेंट, तीसरा कोई ट्यूमर सेल, या फिर दूसरा ट्यूमर सेल, और तीसरा कोई इन्फेक्शन पैदा करने वाला कोई ऑर्गेनिज्म। समझ में आइए। तो अगर इन्फेक्शन पैदा करने वाला रहेगा तो इन्फेक्शन पैदा करने में भी अलग अलग कैटेगरीज है। इन्फेक्शन हल्का फल्का है, थोड़ा उससे ज़्यादा है, या काफ़ी तेज़ है। और काफ़ी तेज़ है तब तो आदमी को सांस ही नहीं लिया जाएगा, तो उससे क्या होगा, उसको सांस नहीं लिया जाएगा तो वो तो इमरजेंसी कंडीशन में जाएगा, तो एक्यूट में भी जा सकता है, होगा ना। लेकिन ये क्रोनिक है, यानी कि इन्फेक्शन भी होगा तो वो तेज वाले इन्फेक्शन नहीं होगा, वो थोड़ा बहुत इन्फेक्शन रहेगा, काफ़ी पुराना रहेगा। किसी को कुछ सीजनल चेंजेज होते हैं उससे भी इन्फेक्शन होता है, किसी को कुछ रंग से होता है, कलर से होता है, तरह तरह के एलर्जी भी हो सकता है, कोई एलर्जेंट भी हो सकता है, सब इरिटेट कर सकते हैं। ये तो रहा पूरा ट्यूबुलर लेवल पे कहानी। अगर हम इसके उप लेवल पे अगर बात करें कि अल्वियोलर लेवल पे क्या हो सकता है, ये क्या है, अल्वियोलाई। तो अल्वियोलर लेवल पे होगा ये अल्वियोलर। ठीक है। जब अल्वियोलर लेवल पे क्या होता है, क्या हो सकता है, इसमें भी वही सारी चीज़ें होगा, या तो इरिटेट करेगा इन्फेक्शन वाला पार्टिकल, या कोई केमिकल इरिटेंट आएगा, या यहाँ पर भी ट्यूमर बन सकता है, हो सकता है। दूसरा चीज़ क्या, हर एक सेल को जिंदा रहने के लिए यहाँ पे ब्लड की सप्लाई जा रही है, ब्लड की सप्लाई इसका रिड्यूस हो जाए, ब्लड की जो सप्लाई का जो चेन है वो डिस्ट्रैक्ट कर जाए, वो टूट फूट जाए, तो ब्लड की सप्लाई कम होगा तो इस पूरे अल्वियोलाई के जितने सेल है इसकी ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन दोनों की सप्लाई डिस्टर्ब हो जाएगा। फाइनली क्या होगा, इसमें हो जाएगा नेक्रोसिस, और लंग के जो सेल है वो मरना शुरू कर देंगे। और जब लंग के सेल मरना शुरू कर देंगे तो लंग्स का आउटपुट खराब हो जाएगा, तो क्या होगा, सांस लेने में परेशानी नहीं होगी। तो यानी कि पहला, यानी इसके वेस्कुलेचर के अंदर भी कोई दिक्कत आ सकता है, वेस्कुलर लेवल पे लंग्स की जो अल्वियोलाई है उसके अंदर जो ब्लड वेसल्स है जो उस अल्वियोलाई को सप्लाई कर रहा है, उसके कैपिलरीज में कहीं प्रॉब्लम आ जाए, अल्वियोलाई में प्रॉब्लम आ जाए, तो उस कारण से भी दिक्कत हो सकता है। दूसरा चीज़ क्या हो सकता है, आपने कोई केमिकल लिया और ये इरिटेंट अगर अंदर गया तो अंदर की चीज़ों को भी इरिटेट कर सकता है। आपने कुछ ऐसा चीज़ लिया जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, आपके सांस के थ्रू अंदर आया, तो इसको भी भर सकता है और इरिटेट कर सकता है। नेक्स्ट चीज़ क्या होगा, इसके अंदर भी कैंसर वगैरह हो सकता है, या कुछ ऐसा डस्ट पार्टिकल या ऐसा कुछ लिया आपने, वो जाके इसके अंदर क्या होगा, पूरा भर देगा, ये जगह को ही भर देगा। ये जब ये जगह ही भर जाएगा तो सांस लेने वाले पार्टिकल्स या स्पेस ही कम हो जाएंगे, एक्सचेंजिंग का काम ही नहीं होगा यहाँ पे, या कम होगा, तो सांस लेने में तकलीफ हो सकता है। तो अगर अल्वियोलर लेवल पे ये सारी चेंजेज आते हैं तो इसको हम बोलते हैं एम्फाइसेमा। ठीक है। लेकिन अगर ट्यूबुलर लेवल पे अगर होता है तो हम इसको एम्फाइसेमा नहीं बोलते हैं, इसको हम ब्रोंकाइटिस के नाम पे बोल देते हैं, यानी कि अपर रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इसको बोल देते हैं, और इसको नीचे वाले को बोलते हैं लोअर रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। और एम्फाइसेमा का मेन पर्पस, मेन कहने का मतलब ये है कि जो अल्वियोलाई है इसके अंदर जाके कुछ भर जाए, इसके अंदर प्रेशर पड़ जाए, इसके वेस्कुलेचर में किसी भी तरीके के दिक्कत आने से इसमें फाइब्रोसिस होने लग जाए। यानी कि फाइब्रोसिस कहने का मतलब है कि ये ना फाइबर के रूप में कन्वर्ट होने लग जाए, इसके अंदर फाइब्रस प्रोटीन है उसका फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा होने लग जाए, और ये अपनी इलास्टिसिटी खो बैठे। अगर इलास्टिसिटी रहेगी तभी तो एक्सचेंज करेगा, तभी तो कॉन्ट्रैक्ट डायलेशन करेगा, कॉन्ट्रैक्शन डायलेशन। जब इसकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगी, प्लास्टिसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कैसे करेगा। और जब कॉन्ट्रैक्शन डायलेशन इस अपना लूज कर देगा तो कैपिलरीज से यहाँ पे ब्लड का एक्सचेंज करा पाएगा, और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज रुक जाएगा यहाँ पे। तो इस कारण से, यानी कि एम्फाइसीमा का मतलब है ऐसा कोई भी कॉज, ऐसा कोई भी रीजन, ऐसा कोई भी पैथोलॉजी जिसके कारण से जो अल्वियोलाई है उसमें फाइब्रिलेशन होने लग जाए, यानी कि वो फाइबर लैक स्ट्रक्चर बन जाए, वो अपनी इलास्टिसिटी खो बैठे, नष्ट कर दे, तब हम उस चीज़ को बोलते हैं एम्फाइसीमा।
यानी कि अल्वियोलर लेवल पर जो चेंजेज आते हैं वो मेनली एम्फाइसीमा होता है, और जो ट्यूबुलर लेवल पे जो चेंजेज आता है वो मेनली ब्रोंकाइटिस या फिर ट्रेकाइटिस हो सकता है। ब्रोंकास में जो होता है तो मेनली ब्रोंकाइटिस इसके नाम से बोलते हैं ये, या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन सिंपल बोल दिया जाता है। तो इस सीओपीडी के अंदर यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के अंदर बहुत सारे कारण है, बहुत तरह तरह की बीमारियां हो सकती है और अलग अलग रीजन पे हो सकता है। ट्रेकिया के किसी भी लेवल पे हो सकता है, ब्रोंकस के किसी भी लेवल पे हो सकता है, या अल्वियोलर लेवल पे हो सकता है। तो इसमें तरह तरह के डिजीज होने के कारण इसकी स्टडी ब्रॉड रूप में की जाती है, और ये एक्यूट भी होती है और ये क्रोनिक भी होती है। लेकिन हम क्रोनिक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सारी डिजीज या जितने भी तरह की चीज़ें हो रही है ये अचानक 1 से 2 दिन में नहीं होगा। इसको होने में कई साल कई महीने लग जाते हैं, और धीरे धीरे ये इरिटेट करते हैं, और ये धीरे धीरे इरिटेट करके पूरे के पूरे लंग्स को फाइब्रोलाइसिस में कन्वर्ट कर देते हैं, या जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है इसको नैरो कर देते हैं। फिर उस पेशेंट को सांस लेने में परेशानी होना, कफ निकलना, या उसको अनीमिया जैसे शिकायत होना, चक्कर आना। जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगा तो अनीमिया नहीं होगा, अनीमिया भी होगा, ब्लड वेसल्स ख़त्म होंगे। ब्लड वेसल्स बोल दिया, ब्लड की कंपोनेंट कैरी ज़्यादा नहीं कर पाएगा ऑक्सीजन को, और जो बॉडी के अंदर CO2 है उसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो उसके लक्षण देखने को मिलेंगे, और धीरे धीरे वो पेशेंट काफ़ी ज़्यादा सीवियर होता चला जाएगा। तो ये सब कुछ जो पूरा लंग्स और उससे उसके ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ जितनी डिजीज होती है उन सभी को COPD या क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के नाम से जानते हैं। अगर हम इसके डिफिनेशन के तौर पे अगर देखें तो डिफिनेशन में क्या लिखा है, एक ग्रुप ऑफ प्रोग्रेसिव लंग डिजीज। देखिए, एक ग्रुप ऑफ सिंपल, पहली बात तो ये है कि कोई एक डिजीज नहीं है। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज या COPD कहने का मतलब है कि इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर नोज से लेके अलविलाई के अंदर कहीं पर भी किसी तरह का दिक्कत है, पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको ग्रुप ऑफ डिजीज बोल देंगे, ठीक है ना। ग्रुप ऑफ प्रोग्रेसिव लंग डिजीज, प्रोग्रेसिव लंग डिजीज का मतलब क्या है कि वो धीरे धीरे बढ़ रहा हो। एक ऐसा लंग डिजीज जो शुरू हुआ छोटे से और कुछ समय जैसे जैसे बीतता जा रहा है वैसे वैसे वो और सीवियर होता जा रहा है और प्रोग्रेस आ रहा है उसमें। तो एक ऐसा डिजीज जो एक किसी रीजन में हुआ और उसे फैलते फैलते और रीजन में भी फैल के और रीजन को भी फाइब्रोलाइसिस करा दे, नैरोइंग पैदा करा दे, तो उस पूरे डिजीज को क्या बोलेंगे, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। इसके कारण के ऊपर अगर ध्यान दें, जैसे मैंने पहले ही बताया, तो पहला कारण क्या होता है, इन्फेक्शन। कोई भी हो सकता है, मेनली वायरल इन्फेक्शन होते हैं या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, और कहीं कहीं फंगल इन्फेक्शन होते हैं, लेकिन मेनली वायरल और फिर उसके बाद बैक्टीरियल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन में नॉर्मली कॉमन कोल्ड से लेके सीवियर से सीवियर वायरल इन्फेक्शन हो सकते हैं, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में मेनली ट्यूबरक्लोसिस को देखा जाता है या फिर न्यूमोनिया को देखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट उसी तरीके से स्मोकिंग है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, तो जो स्मोकर होते हैं उसके जो स्मोक होता है उसके अंदर जो केमिकल होता है वो केमिकल इसको इरिटेट करता है, इस पूरे पाथवे को या इसको। तो स्मोकिंग एक बहुत बड़ा कॉज होता है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं यार यार होने वाले को तो कुछ भी हो जाता है, नहीं होने वाले को कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है। अब ये समझ के चलो कि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो आपको जल्दी पता नहीं चला, आपके जो ये पूरा ट्रैक है जल्दी इन्फ्लेम नहीं किया, हाइपर सेंसिटिविटी नहीं हो। लेकिन अगर किसी का बॉडी थोड़ा सा भी हाइपर सेंसिटिविटी है उसका दम ही फूलेगा, उसके अंदर तुरंत ही चीज़ें आएगी ना। तो पर्सन टू पर्सन हाइपर सेंसिटिविटी वेरी करता है, किसी के अंदर तेज़ी से वो देखने को मिल जाता है, किसी के अंदर स्लो से, लेकिन नुकसान तो दोनों करता है। तो ये जो लोग सोचते हैं ना यार होने वाले को कैंसर हो जाता है, नहीं होने वाले को नहीं होता, किसी को होने वाले को बीमारी हो जाती किसी को नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं है। मैं मानता हूँ कि इम्यून सिस्टम का इसमें रोल होता है, लेकिन इम्यून सिस्टम कब तक आपको बचाएगा, कभी न कभी आप डाउन हो जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट होता है लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू केमिकल इरिटेंट। वही कोई सा भी केमिकल इरिटेंट, जैसे कोई पेंट के फैक्ट्री में काम करता है, स्प्रे वाला काम करता है, जैसे गाड़ियों के ऊपर स्प्रे होती है ना, जितने ऑटोमोबाइल्स में काम करते हैं तो अलग अलग तरह के पेंटिंग करने वाले स्प्रे होता है, वो केमिकल डाल दो, सारा के सारा लंग्स को नुकसान करता है। या फिर सीमेंट फैक्ट्री में काम करने वाले लोग, कोल माइंस में काम करने वाले लोग,
इन सब को काफ़ी ज़्यादा लंग्स डिजीज़ होता है ये। तो ये मैंने 3 चीज़ें हैं। साइन और सिम्टम्स की बात करें कि इसको पहचानेंगे कैसे, इसको मालूम कैसे चलेगा, तो हम देख ही रहे हैं कि जब चीज़ें होगा तो इसके अंदर क्या होगा, कफिंग होगी, यानी कफ से शुरू होगा, और दूसरा नैरोइंग जितना ज़्यादा होगा तो सांस फूलने की उतनी परेशानी होगी, जितना फाइब्रोलाइसिस होगा, एम्फाइसीमा होगा तो सांस लेने में परेशानी होगी। यानी कि खांसी होना हल्का से शुरू होके तगड़ा तक हो सकता है, यानी कि थोड़े थोड़े खांसी से होके ज़्यादा सीवियर खांसी में जा सकता है, और सांस फूलने की जो परेशानी रहेगी, थोड़े बहुत सांस फूलने की शिकायत से लेके काफ़ी सीवियर सांस फूलने वाली कंप्लेन भी देखने को मिल सकता है। तो अगर हम इसमें देखें कि होता क्या है, तो मेनली 2 ही तरह के देखने को मिलता है। डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, यानी सांस लेने में डिफ़िकल्टी होगा, वो हल्का फुल्का भी हो सकता है, यानी माइल्ड हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है, या फिर सीवियर भी हो सकता है। और दूसरा चीज़ क्या होता है, कफिंग होता है। और तीसरा चीज़ काउंट करोगे तो पेन हो सकता है, दर्द हो सकता है। ठीक है, अगर हम इसकी टाइप देखें कितने तरीके का होता है, तो एक पहला टाइप एम्फाइसेमा के जैसा और दूसरा ब्रोंकाइटिस के जैसा। एम्फाइसेमा जैसे मैंने बताया यहाँ पे फाइब्रिलेशन करा देगा, यानी कि इसकी पूरी तरीके की इलास्टिसिटी है अल्वियोलाई की, उसको ख़त्म कर देगा, उसको प्लास्टिक नेचर में कन्वर्ट कर देगा, वहाँ पे फाइब्रिलेशन फाइबर बना देगा, तो यहाँ पूरा भर भरा के ये ख़त्म हो जाएगा। जब अल्वियोलाई के लेवल के ऊपर डैमेजेस आएंगे तो हम इसको क्या बोलेंगे, एम्फाइसीमा। और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, इस ब्रोंकस के अंदर किसी तरह का इन्फ्लेमेशन हो तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस कहलाएगा, यानी 2 तरह के बन जाते हैं। अगर किसी को इस तरह का कोई शिकायत आता हो तो उसे क्या कराना चाहिए, कौन कौन सी जांचें कराना चाहिए, तो देखिए इसमें मेनली 2 तरह की जांचें कराते हैं। एक लेबोरेटरी जांचें जो खून की जांचें हैं, और दूसरा रेडियोलॉजिकल जांचें जो एक्सरे वगैरह है। लेबोरेटरी जांचें में मेनली पहले हम सीबीसी कराते हैं या ईएसआर या पीसीटी कराते हैं। सीबीसी इसलिए कराते हैं ताकि इससे हमें मालूम चल जाता है, मेनली डब्ल्यूबीसी काउंट का वेरिएशन देख लेते हैं। डब्ल्यूबीसी काउंट में हमें मालूम है कहीं पर भी इन्फ्लामेशन होगा, क्योंकि ये डिजीज़ इन्फ्लामेशन से जुड़ा हुआ है, इन्फेक्शन से जुड़ा हुआ है। जब इन्फ्लामेशन होगा तो इसमें इन्फ्लामेशन में सबसे फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म का जो सेल है डब्ल्यूबीसी का, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेज, टी साइट, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, ये सारे लोग दौड़े दौड़े वहाँ पे जाते हैं, सबसे पहले जाएंगे। तो हमें सीबीसी में कंप्लीट जब ब्लड काउंट कराएंगे तो उसमें हमें अपने आप देखोगे टीएलसी लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट बढ़ा हुआ रहेगा। उसके अंदर देखोगे तो न्यूट्रोफिल्स भी बढ़ा हुआ मिल सकता है, उसके अंदर और देखोगे तो इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, ये सारा बढ़ा हुआ मिल सकता है। इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स बढ़ने का एक और कारण उसमें एक और चीज़ देखने को मिलता है कि हो सकता है कोई एलर्जी हो, एलर्जी के कारण भी हो, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई वायरल इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन में भी वो बढ़ जाता है, और एलर्जी इन्फेक्शन में भी बढ़ जाता है। तो सीबीसी से हमें बहुत कुछ पता चल जाता है कि इसमें इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन के कारण हो रहा है, इन्फ्लामेशन के कारण हो रहा है या नहीं हो रहा। और इन्फ्लामेशन में भी हो रहा है तो कोई एलर्जिक वाला इन्फ्लामेशन है या कोई बैक्टीरियल इन्फ्लामेशन है। मान लो सीबीसी के कैसा रिपोर्ट में आप देखोगे न्यूट्रोफिल्स नॉर्मल है, न्यूट्रोफिल्स नॉर्मल आ रहा है, और इसिनोफिल्स देखोगे वो आपका बढ़ा हुआ है, तो सिंपल सी बात है, हम कहाँ लेके जाएंगे, जब ये नॉर्मल, इसका मतलब बैक्टीरियल कुछ है ही नहीं या वायरल भी नहीं है, तो ये जा रहा है एलर्जी में, एलर्जिक रिएक्शंस हो सकता है। उसी तरीके से ये भी बढ़ा हुआ है, न्यूट्रोफिल्स भी बढ़ा हुआ है और ये भी बढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है, वो कोई वायरल इन्फेक्शन है या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो आप सीबीसी के जितने भी कंपोनेंट हैं, आप हर एक चीज़ को देख के ये पता लगा लेते हो कि उसमें इन्फेक्शन है या नहीं है, और है तो किस तरीके का है। तो इसलिए सीबीसी बहुत ज़रूरी हो जाता है। दूसरा ईएसआर कराते हैं और पीसीटी कराते हैं। इस ईएसआर या पीसीटी करा लेते हैं। ईएसआर या पीसीटी कराने का पर्पज़ क्या होता है कि उसके इन्फेक्शन को देखना, वो इन्फेक्शन कोई क्रोनिक है या अभी अभी है। अगर ईएसआर बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब है ज़्यादा पुराना नहीं है, कि कुछ समय ही हुआ है, और पीसीटी बढ़ा हुआ है तो रिसेंट का पता चलता है कि रिसेंट में अभी क्या दिक्कत हुआ है, रिसेंट कोई इन्फ्लेमेशन हुआ है, तो पीसीटी इसमें ज़्यादा सटीक देता है। ईएसआर उससे थोड़ा सा पुराना अगर होता है तो उसको बता देता है किसी भी तरह का इन्फ्लेमेशन है तो ईएसआर और पीसीटी ये आपको इन्फ्लेमेशन को जानने का एक मेन हथियार होता है। तो ईएसआर या पीसीटी जरूर कराएंगे, ये मेनली 2 जांचों से पता चल जाता है। या फिर अगर रेडियोलॉजी वाला जांच कराना चाहते हैं आप तो एक्सरे करा कर देख सकते हैं। हो सकता है एक्सरे में यहाँ पे कहीं ना कहीं पैचेज बन रखा हो,
पैचेज बनेगा, एम्फाइसीमा का केसेस हो सकता है, यहीं ब्लॉकेज हो सकता है, ट्रेकिया में कहीं किसी तरह का गांठ वाँठ हो, ब्लॉकेज हो, वो आपका एक्सरे के अंदर आ जाएगा। या फिर उससे एडवांस लेवल पे जाएंगे तो सीटी करा लेंगे। सीटी में यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट और नॉन कॉन्ट्रास्ट दोनों चीज़ होती है। कॉन्ट्रास्ट किस केसेस में कराएंगे, नॉन कॉन्ट्रास्ट किस केसेस में कराएंगे। नॉन कॉन्ट्रास्ट जो जिसको हम प्लेन सिटी बोलते हैं, और कॉन्ट्रास्ट का मतलब कॉन्ट्रास्ट वाला सिटी। कॉन्ट्रास्ट वाला हम वहाँ कराते हैं जब हमें ये डाउट होता है कि इसके जो वैस्कुलेचर है या इसके अंदर जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, इसके अंदर कहीं ऑब्स्ट्रक्शंस आ रहा हो, यानी कि इसके ब्लड वेसल्स है, कैपिलरीज है, या फिर ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ब्रोंकस है, इसके अंदर कुछ जाके घुसा हुआ हो, तब हम वो चीज़ पिलाते हैं और ब्लड वेसल्स के अंदर इंजेक्ट करते हैं उस डाई को, और फिर वो डाई जाके जहाँ पर रुक जाएगा, क्योंकि जहाँ पर मान लो अगर यहाँ की ब्लड वेसल्स एक सप्लाई हो रही है ऐसी, सपोज करो, जो इसको न्यूट्रिशन दे रहा है, एक्सचेंज करा रहा है, कैपिलरीज है, अगर इस कैपिलरीज में कहीं यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शंस है, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शंस है, तो इधर से ब्लड नहीं आएगा, इधर से नहीं जाएगा, तो जैसे आप उस मेडिसिन को इंसर्ट करेंगे वो तो यहाँ के रुक जाएगा ना। तो जैसे कॉन्ट्रास्ट वाला आप सीटी कराएंगे तो उस कॉन्ट्रास्ट वाले में यही वाला इमेज शो करेगा, यानी कि यहाँ पे आपको वाइट वाइट सा नज़र आने लग जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे दिक्कत है ये। तो आप उसको फिर सर्जिकल ओपिनियन कराए या दिखा के इसको आप इसे रिमूव कर सकते हैं। आपको मतलब मेन लोकलाइज करने के लिए कि कहीं ऑब्स्ट्रक्शंस है या नहीं। तो कॉन्ट्रास्ट वाला मेनली हम जो वैस्कुलेचर पार्ट है, दैट मीन्स आर्टरी, वेन्स या कैपिलरीज, इसमें किसी भी तरीके का कहीं ऑब्स्ट्रक्शंस आता है, यानी पाथवे में, रास्ते में कहीं दिक्कत आता है, उसको जानने के लिए हम कॉन्ट्रास्ट वाला कराते हैं। और नहीं, अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ भी सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, यानी पेशेंट को पेन भी होता है, सांस लेने के साथ साथ पेन भी हो रहा है, इधर उधर हो रहा है, जो आपको लग रहा है कि अब नॉर्मल चीज़ें हैं, तो आप कॉन्ट्रास्ट वाला करा ले। और लगता है कि नहीं, पेन वैसे रिलेटेड ऐसा कुछ नहीं है, तो आप नॉन कॉन्ट्रास्ट जो प्लेन होता है वो करा ले, ठीक है ना। अगर अल्वियोलर लेवल पे आएगा तो ये आप डिसाइड करेंगे कि आपको क्या कराना है। उसी तरह एमआरआई है, एमआरआई भी आप करा सकते हैं, इसमें भी कॉन्ट्रास्ट नॉन कॉन्ट्रास्ट वाला है। अल्ट्रासाउंड भी आप इसमें करा सकते हैं। अल्ट्रासाउंड आपका जो रियल इमेज होगा उस समय प्रेजेंट किस कंडीशन में है लंग्स, वो आपको दे देगा। अल्ट्रासाउंड भी आप इसमें करा सकते हैं। अल्ट्रासाउंड लोग बहुत कम करवाते हैं, या तो एक्सरे कराते हैं या फिर सीटी कराते हैं, लेकिन आप उसमें अल्ट्रासाउंड भी करा सकते हैं, ठीक है। या फिर पीएफटी करा सकते हैं। पीएफटी यही सीटी के बेसिस पे होता है, कॉन्ट्रास्ट नॉन कॉन्ट्रास्ट पे, यानी लंग्स की फंक्शन कितने सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है ये जानने के लिए होता है। तो यानी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के नाम से होता है, जिसमें आपको कुछ सांस लेने को बोला जाता है, इतने मिनट में कितनी बार सांस ले रहे हैं, कितना छोड़ रहे हैं, कितना आपने हवा लिया, कितना छोड़ा, उसका रेशियो देखा जाता है कि आपका फंक्शन किडनी का लंग्स का फंक्शन है वो अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं, कि इनपुट और आउटपुट का रेशियो देखते हैं उसमें, सांस कितना ले पा रहे हैं और कितना छोड़ पा रहे हैं कितने समय में, ठीक है ना। तो वह पीएफटी टेस्ट के नाम से होता है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। तो इस तरह से सारी जांच आप करा सकते हैं। अब बारी आती है इसकी ट्रीटमेंट की। देखिए, इसका कोई एक प्रॉपर ट्रीटमेंट तो नहीं बता सकते, जैसा कॉज रहेगा उस कॉज के अकॉर्डिंग इसका इलाज चलता है। पहले आपको डायग्नोसिस बनानी पड़ेगी कि एक्चुअली है कहाँ दिक्कत और किस तरह का दिक्कत है, कहाँ दिक्कत है, किस तरह का दिक्कत है, यानी कि जो डिजीज़ है उसका कॉज क्या है और कौन सा डिजीज़ है। कॉज और डिजीज़ ये, यानी डायग्नोसिस आपको प्रॉपर बनानी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग इसका ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। मोटा मोटी तौर पे अगर ट्रीटमेंट देखें, जनरल ट्रीटमेंट अगर समझे, तो इसमें सपोर्टिव केयर देना पड़ेगा। भाई अगर किसी को सांस लेने में परेशानी है तो क्या दोगे, ऑक्सीजन ही सबसे पहले सप्लाई करोगे ना, उसे ऑक्सीजन दोगे। दूसरा सपोर्टिव केयर में क्या दे सकते हो, अगर किसी को खांसी आ रही, बलगम आ रहा है, तो उसको निकालने के लिए आप नेबुलाइज करा सकते हो, उसको उसकी रूट को क्लियर करने के लिए। नेक्स्ट, अगर लगता है कि इन्फ्लेमेशन ज़्यादा है, यहाँ पे दिक्कत है, आपको रूट कॉज अगर नहीं मालूम है कि भैया कि इन्फ्लेमेशन है या नहीं है, तो आप ब्रोंकोडायलेटर नहीं दे सकते। अगर इन्फ्लेमेशन यहाँ पे ब्रोंकस में कोई दिक्कत नहीं है, आप ब्रोंकोडायलेटर दे देंगे तो ब्रोंकस को और चौड़ा कर देगा, तब तो और दिक्कत आ जाएगी, उसको सांस ले पाएगा, छोड़ ही नहीं पाएगा उसको, क्योंकि प्रेशर उतना नहीं बिल्डअप कर पाएगा। तो आपको पहले देखना है कि उसको इन्फ्लेमेशन है या नहीं है। इन्फ्लेमेशन यानी ब्रोंकस में कहीं इन्फ्लेमेशन हो रहा है तब ब्रोंकोडायलेटर दे देंगे, क्योंकि इन्फ्लेमेशन होगा तब तो यहाँ सांस उसका लगेगा जैसे किसी ने गला पकड़ लिया, उसको सांस लेने में दिक्कत होगा। लेकिन अगर वो
छाती को लेके अगर वो परेशान हो रहा है कि मेरा चेस्ट में दर्द होता है, चेस्ट में परेशानी है, आप उसमें ब्रोंकोडायलेटर देंगे? बिल्कुल भी नहीं देंगे। यानी उसकी हिस्ट्री लेना बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट को, और आपको ये चीज़ें पहले पता करना होगा हिस्ट्री लेते समय, बात करते समय, एग्जामिनेशन करते समय, कि उस पेशेंट को दिक्कत है कहाँ। इस पूरे ट्रेकिया ब्रोंकस में है या फिर उसको अल्वियोलर लेवल पे है। ट्रेकिया ब्रोंकस में है, आप दे दीजिए बिल्कुल ब्रोंकोडायलेटर, ब्रोंकस को चौड़ा कर देगा, ठीक कर देगा। लेकिन अगर नीचे की तरफ बता रहा है सिम्टम्स, तो आपको ये नहीं देना चाहिए, ठीक है ना। सपोर्टिव केयर के लिए आप ऑक्सीजन लगा के रखें उसको, तो आप इसमें सपोर्टिव केयर में दे सकते हैं। नेक्स्ट है रिलेटिव एंटीबायोटिक्स। आप एंटीबायोटिक्स यहाँ पे चला सकते हैं जब तक आपका कुछ आता नहीं है। एक एंटीबायोटिक दे दे और जैसे डायग्नोसिस बनता है उसके अकॉर्डिंग जो सेंसिटिविटी टेस्ट करा के आप दे सकते हैं। ब्रोंकोडायलेटर्स का भी मैंने बता दिया। ब्रोंकोडायलेटर्स अगर इस ब्रोंकस में अगर कहीं दिक्कत आ रहा है तो उसको चौड़ा करने के लिए आप ब्रोंकोडायलेटर दे सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आप क्या देख सकते हैं, म्यूकस सप्रेसेंट। अब म्यूकस बार बार निकल रहा है तो उसको ख़त्म करना भी तो है, तो म्यूकस सप्रेसेंट्स प्लस इसमें एक और चीज़ ऐड कर सकते हो, एक्सपेक्टोरेंट भी कर सकते हो। एक्सपेक्टोरेंट यानी कि म्यूकस को निकालना बंद करे और जो है उसको बाहर निकाले भी, नहीं तो जमा हुआ ही रह जाएगा ना। यानी कि म्यूकस जनरेशन कम करे और जो जम गया है, यानी कफ जो गले पे फंसा हुआ है, तो उसको बाहर में निकाले। तो जो सप्रेसर होता है वो म्यूकस को यानी कफ को कम से कम पैदा होने देगा, और एक्सपेक्टोरेंट है वो जो भी पैदा हो रखा है उसको बाहर निकालेगा, यानी उस रस रूट को क्लियर करेगा। तो आप उस पेशेंट की कंडीशन देख के म्यूकस सप्रेसेंट और म्यूकस एक्सपेक्टोरेंट इन दोनों को आप चला सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आप क्या दे सकते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग दे सकते हैं इन्फ्लामेशन को रोकने के लिए। तो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग में आप क्या दे सकते हैं, स्टेरॉयडल भी होते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, और नॉन स्टेरॉयडल भी होते हैं। पेशेंट की एज, पेशेंट की इम्यून सिस्टम, पेशेंट की कंडीशन, पेशेंट की अभी के जो सीवियरिटी कितनी है, उस बेसिस पे आप चूज करेंगे कि स्टेरॉयड चलाना है या नॉन स्टेरॉयड चलाना है। कोशिश करें नॉन स्टेरॉयड से, लेकिन पेशेंट की कंडीशन नॉन स्टेरॉयड से ठीक होने वाली नहीं लग रही है, तब बिल्कुल स्टेरॉयड वहाँ पे चला सकते हैं, ठीक है। स्टेरॉयड तो तुरंत ही उसकी इन्फ्लेमेशन को डाउन कर सकता है। तो ये सब कुछ उस डॉक्टर के ऊपर, उस फिजिशियन के ऊपर डिपेंड करता है कि जिसने उसका एग्जामिनेशन किया है और उसने एडमिट किया है और पेशेंट की कंडीशन कैसी है, उस बेसिस पे ये डिसाइड करेंगे। और इसको रेंज अपना डिरेंज भी कर सकते हैं, आगे पीछे करके भी उसको दिया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें रहा ये। तो COPD में बस इतना ही है, और इसको डिटेल में अगर चाहिए इसका वीडियो, हर एक चीज़ में COPD में कौन कौन से डिजीज़ होती है, ब्रोंकस लेवल पे कौन कौन से डिजीज़ है, वेस्कुलर लेवल पे कौन कौन से डिजीज़ है, या ट्यूबुलर लेवल पे कौन कौन से डिजीज़ होते हैं, अगर इसको जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो मैं इस पर डिटेल में वीडियो बना कर ले आऊँगा। तब तक के लिए शुक्रिया।